ओवैसी, वारिस पठान और कट्टरपंथियों को। ये स्क्रीन पे तो आप ओवैसी को चला रहे हैं, ये तो राजोकार की फौज का आखिरी सिपा सालार है। इसका बाप दादा तो फौज बनाया था भारत के विरोध में, इसका बाप दादा तो पाकिस्तान के पक्ष में लड़ा है। इसके मंच पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं, इसकी रैली और मीटिंग मिचिल में, ओवैसी की रैली और मीटिंग मिचिल में औरंगजेब जिंदाबाद के नारा लगता है, बाबर जिंदाबाद का नारा लगता है, जो अफगानिस्तान में जिसका कब्रिस्तान है। आप सोचिए कि ये व्यक्ति भारत से और न संविधान से किसी चीज से प्यार नहीं करता है। ये पार्लियामेंट के अंदर खड़ा होकर के, ये टोपी वाला आदमी ओवैसी, ये पार्लियामेंट में खड़ा होकर के कहता है कि अगर 20 मुसलमान पार्लियामेंट में होते तो अफजल गुरु को कभी भी फांसी नहीं लगती। ये यही कहा है। आप सोचिए, ये दंगइयों को, बलात्कारियों को, जिहादियों के पक्ष में बात करता है पार्लियामेंट के अंदर। नहीं, लेकिन अभी तक रूल नहीं बना था और उसका नोटिफिकेशन इशू नहीं हुआ था। आज गृह मंत्रालय ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। क्यों जारी किया? क्योंकि भारत का विभाजन रिलीजन के आधार पर हुआ। मुस्लिम्स ने कहा हम पाक हैं, हिंदू नापाक होते हैं, जैन बौद्ध सिख नापाक होते हैं, इसलिए हम हिंदू जैन बौद्ध सिख के साथ नहीं रहेंगे, हमें एक अलग से देश चाहिए। मुस्लिम पाक हैं, हिंदू जैन बौद्ध सिख नापाक हैं, तो इसलिए मुसलमान हूं और 5-5 पुश्त मेरा मुसलमान है। ना ही कभी कन्वर्शन की कोई बात काम तक दूर दूर से आई है और ना ही कोई कागज मांगा गया है। और अगर मांगा भी जाता है तो मुझे अपने 5 पुश्त के कागजात को दिखाने में कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि ना ही मेरे शक्ल पर दाढ़ी है और ना ही मैं चोर हूं और ना ही उस दाढ़ी में तिनका है। तो अगर मेरे बाप दादा परदादा लकड़ दादा का कोई अगर डेथ सर्टिफिकेट या बर्थ सर्टिफिकेट मांगा जाएगा तो मैं जरूर दिखाऊंगी। मैं बिल्कुल भी बैकफुट पर नहीं जाऊंगी। दाढ़ी और पिटीशन में तकरीबन 27 महिलाएं पश्चिम बंगाल की थी जो 3 तलाक की पिटिशनर थी। कभी भी उन्होंने सर पे हाथ नहीं रखा। इतनी छोटी छोटी बच्चियों के साथ निकाह मुत्ता आज भी होता है पश्चिम बंगाल में, कभी हाथ नहीं रखा सिर पर। तो मुसलमानों से इनको प्यार नहीं है, क्योंकि मुसलमान जंगजू होते हैं मर्द, क्योंकि मुसलमान मर्द का पैंट का जिप खुला होता है, क्योंकि मुसलमान मर्द भड़काने में आ जाते हैं, इसलिए ये अपनी पावर बना करके मुसलमान मर्दों को मुट्ठी में रखी हुई है कि जब जब ये कहेंगी अरे देखो रमजान है, अरे देखो जिहाद होगा, अरे देखो अल्लाह की कसम, तब मुसलमान कूद पड़ेगा और कहेगा हाँ हाँ आप सही कह रही है दीदी, आप सही कह रही है। बेसिकली पश्चिम बंगाल का भी जो वेल एडुकेटेड मुस्लिम है वो कभी भी इनके समर्थन में नहीं आता है। जो घुसपैठियां हैं उनको अपनी जगह बनाने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए ये इनका सपोर्ट करना पड़ता है। ओवैसी लेकिन इसी बीच कह रहे हैं कि मुसलमानों को, आप भी मुसलमान हैं, मुसलमानों को क्यों नहीं दे रहे नागरिकता, उनको भी दो। और विपक्ष भी लगातार, केजरीवाल कह रहे हैं कि देश में कुछ काम धंधा लोगों का चल नहीं रहा है, लोग बेरोजगार घूम रहे हैं, युवा बेरोजगार घूम रहे हैं, उनको काम देने को है नहीं, ये दूसरे देशों के लोगों को नागरिकता दे रहे हैं। देखिए, अकबरुद्दीन ओवैसी या कांग्रेस हो या ममता बनर्जी हो, ये एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। ये हमेशा मुसलमानों को ये दिखाने का प्रयास करते हैं कि हम तुम्हारे साथ हैं, मोदी जी हमेशा तुम्हारे खिलाफ है। वो कोई भी बात हो वो अगेंस्ट मोदी जी के रहते हैं। लेकिन आपको मैं इस बात बताने का प्रयास करता हूँ कि मोदी जी ने जिस प्रकार इस देश के मुसलमानों के प्रति काम किया है, शायद ही कांग्रेस ने अपने 75 साल के कार्यकाल में काम किया हो। क्या प्रधानमंत्री आवास जब योजना आती है तो क्या मुसलमानों को उतने हकदार से नहीं मिलता? क्या स्वास्थ्य की सुविधा, क्या मुसलमानों की भागीदारी नहीं हो रही? क्या जब मोदी जी इस देश में भोपाल में पसमानदा मुसलमानों की बात करते हैं, पिछड़े मुसलमानों की बात करते हैं, तो क्या वो मुसलमानों के हक की बात नहीं है? क्या दोस्तों, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट जब से नोटिफिकेशन जारी हुआ है तब से विपक्षी पार्टियों में एक होड़ सी मच गई है कि इसको क्रिटिसाइज कैसे किया जाए। उसमें चाहे ममता बनर्जी हो, कांग्रेस हो या ओवैसी हो, हर एक कोई एक दूसरे से आगे निकलना चाह रहा है। गलत इन्फॉर्मेशन, झूठ फैला कर लोगों को डराने का काम कर रहे हैं मुसलमानों को। ये मुसलमान वोटर सोच रहे हैं हिल ना जाएं, ये कहीं बीजेपी को वोट ना डाल दें, उसका फायदा बीजेपी को ना मिल जाए, इसलिए उनके मन में भ्रम फैला रहे हैं, उनको गलत जानकारियां दे रहे हैं। ये ऐसी बात नहीं है कि इनको इस एक्ट के बारे में पता नहीं है कि ये सिटीजनशिप देने का एक्ट है, ना कि किसी की नागरिकता लेने का ये एक्ट है, परंतु ये लोगों को जानबूझ के भ्रम पैदा कर रहे हैं। ममता बनर्जी अपने एरिया में भ्रम फैला रही है क्योंकि उसकी राजनीति सारी डराने की स्थिति पे टिकी हुई थी। और रोहिंग्या या दूसरे लोग जो मुसलमानों की एंट्री वहां से बांग्लादेश के बॉर्डर से करा के
पूरे देश में उनको फैलने का मौका देती थी और वोटों के लिए उनको अपने यहाँ पे बुलाती थी। अब उसको लग रहा था कि इससे कि उसकी राजनीति पे बहुत प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि अगर जो लोग यहाँ पर आ ही चुके हैं और उनको अगर नागरिकता मिल जाएगी तो वो ममता बनर्जी की बात क्यों मानेंगे, इसलिए उनको अब वो डरा नहीं पाएगी उनको, इसलिए वो वोट के लिए दोबारा धमका के वापस नहीं बुला पाएगी अपने राज्य में। इस करके वो ऐसा चरित्र दिखा रही है स्टेजों पे जा जाके कि ये सारा कुछ गलत हो रहा है, मुसलमानों के हक में नहीं है। ऐसी ओबीसी है, पढ़ा लिखा अपने आप को बैरिस्टर बताते हैं ये कि मैं बैरिस्टर हूं, मैं पढ़ा लिखा हूं, मैं ये हूं, लेकिन सारा झूठ बोल रहे हैं। झूठ बोलते इनको शर्म नहीं आती। रमजान का महीना लगा है और ये मुसलमान होकर इतना झूठ परोस रहे हैं और अपने मुसलमान भाइयों के लिए ही। तो दोस्तों इनसे क्या तुम उम्मीद कर सकते हो? कांग्रेस उसकी तो रही है तुष्टिकरण की नीति, उसके लिए तो हिंदुओं का नाम भी इस देश में कोई ले तो उसको परेशानी हो जाती है कि ये सनातन या हिंदू की बात कैसे कर दी है किसी ने। ये ऐसी कांग्रेस पार्टी है जो कि अंग्रेजों की गुलामी के कारण ही जब बनी थी, इसकी उत्पत्ति भी जब हुई थी, आज भी इसकी मान्यता वही है। हिंदुओं का विरोध में उस टाइम देशभक्त का जो विरोध करती थी पार्टी, आज भी वही हिंदुओं का विरोध करती है। जो देशभक्ति की बात करती है, देश के साथ चलने की बात करते हैं, उन सभी का विरोध करती है। देश की कोई भी नीति ऐसी आती है जिसमें लगता है इनको कि हिंदुओं को कोई फायदा ना हो जाए, उसका विरोध करती है। इनका दिल धड़कता है तो सिर्फ और सिर्फ देश के मुसलमानों के लिए धड़कता है, उनके लिए ये सारी राजनीति करती है। देश के सनातनों को ये हमेशा विरोध में चलती है ये पार्टी। तो इनको कैसे हजम होगा कि इतना बड़ा स्टेप मोदी जी ने उठा लिया और उनको फायदा होने जा रहा है, तो हमारी तो राजनीति ऐसी रह जाएगी। वैसे भी ये विलुप्त होती हुई पार्टियों में शामिल है, खत्म हो रही है पार्टियां आने वाले टाइम में। अभी जो इलेक्शन ये लड़ रहे हैं, ये कोई जीतने के लिए इलेक्शन नहीं लड़ रहे हैं, ये सिर्फ अपना नाम बचाने की जदोजहद के लिए इलेक्शन लड़ रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी भी होती थी, लोग ऐसा ना कहें, इसलिए इलेक्शन लड़ रहे हैं दोस्तों। तो दोस्तों इनका लीडरों का कोई भरोसा नहीं है। ये देश के अच्छे काम को भी बुरी निगाह से देखते हैं और उनको लोगों के सामने बुरा साबित करने की कोशिश करते हैं। ये लोग समझते हैं कि ये लोग बेवकूफ हैं, पर लोग बेवकूफ नहीं है, लोग सारी बात इनकी समझते हैं आजकल। तो देखते हैं दोस्तों किस तरह से जो हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट्स हैं, अश्विनी उपाध्याय जी, नाजिया इलाही खान और 2 अन्य एडवोकेट हैं, उन्होंने किस तरह से इन ममता बनर्जी की, ओवैसी की और कांग्रेस की धज्जियां उड़ाई हैं। इनके बारे में एक्ट के एनसीआर सीए एक्ट के बारे में लेके जो इनकी धज्जियां उड़ाई हैं, आइए हम लोग भी सुनते हैं उसको। कह रहे थे हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख, पारसी, ईसाई, उनको भी भारत आने से रोक दिया गया। न भारत के सारे मुस्लिम्स को पाकिस्तान में जाने दिया, न पाकिस्तान के सारे हिंदुओं को भारत में आने दिया। अब भारत में जो मुस्लिम्स रह रहे थे उनकी संख्या तो दिन दुनी रात चौगनी बढ़ती गई। जो 4% थे, देखते देखते 5%, 6%, 8%, 10%, 14%, 15% तक आ गए। कई राज्यों में तो 90% भी है, 95% भी हो गए। कश्मीर में 96% है, लक्षद्वीप में 97% है, बंगाल में लगभग 30% हो चुके हैं। तो भारत में जो मुस्लिम बचे उनके साथ कोई भेदभाव नहीं हुआ, वो आराम से बढ़ते गए। ना उनको किसी ने रोजगार में कोई भेदभाव किया, ना व्यापार में कोई भेदभाव किया, ना रहने में कोई भेदभाव किया। अच्छी तरीके से जैसे सब हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख यहां पे रह रहे थे वैसे मुस्लिम भी रहते रहे। लेकिन बेचारे जो पाकिस्तान में और बांग्लादेश में हिंदू थे, जैन थे, बौद्ध से, उनके साथ 3rd क्लास व्यवहार शुरू हो गया। न उनको वहां रोजगार का अधिकार, न बराबरी का अधिकार, न धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, न राइट टू लाइफ, न राइट टू डिग्निटी, न राइट टू इक्वल अपॉर्चुनिटी। सारे उनके फंडामेंटल राइट खत्म हो गए और धीरे धीरे मजबूरी में वो कन्वर्ट होते गए। उनके पास 2 रास्ता था। जो पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान में हिंदू थे, उनके पास 2 रास्ता था, या तो कन्वर्ट हो जाए या सब कुछ छोड़ के भाग जाए। तो बहुत सारे, अधिकतर तो वहीं कन्वर्ट हो गए। उन्होंने अपना खेत बचाने के लिए, अपना व्यापार बचाने के लिए, अपने घर मकान को बचाने के लिए और जो भेदभाव हो रहा था उससे बचने के लिए वो कन्वर्ट हो गए। उन्होंने अपना खतना कराया, इस्लाम कबूल कर लिया, जो भी तरीका होता है उसको उन्होंने किया। अपना उन्होंने जनेऊ छोड़ दिया, अपना तिलक लगाना छोड़ दिया, घर की मूर्तियों को फेंक दिया और अपना नाम भी बदल लिया, अपनी पहचान भी बदल लिया। उन्होंने हिंदी त्योहार छोड़ दिया, उन्होंने हिंदू व्यवहार छोड़ दिया, उन्होंने हिंदू रीति रिवाज छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया, हिंदू पहनावा छोड़ दिया। लेकिन उसमें से कुछ ऐसे थे, उन्होंने कहा नहीं, हमें खेत खलिहान हमारा रहे चाहे न रहे, दुकान मकान रहे चाहे न रहे, घर रहे चाहे न रहे, हम अपना सनातन धर्म नहीं छोड़ेंगे। और उन्होंने अपने बच्चों को लेके, अपने परिवार को लेके भारत में आ गए। लेकिन यहां भी उनको नागरिकता नहीं मिली। नतीजा यह हुआ
ना उनके बच्चे सर ठीक से पढ़ पा रहे थे, ना उनके बच्चे हायर एजुकेशन ले पा रहे थे। जो बेचारे पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश में सब कुछ छोड़ के आए, यहां आए, उनके साथ भी थर्ड क्लास बिहेवियर हो रहा था, उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। अब ये जो सीए कानून में बदलाव हुआ 2019 में, और अब जब नोटिफिकेशन आ गया है, इसके जरिए उनको वो सारे अधिकार मिल जाएंगे जो हम भारतीयों को है। अब वो शुद्ध रूप से भारतीय कहलाएंगे। उनको करना क्या है, वो जहां रह रहे हैं अपने जिले में जाके डीएम कलेक्टर के यहां अप्लाई करना है। ऑलरेडी ऑनलाइन पोर्टल भी बन गया है, सब लोग वहां अप्लाई करेंगे। डीएम एक नोडल ऑफिसर की वहां अपॉइंट करेंगे, वहां जाके अपने डॉक्यूमेंट सौंप देंगे, वो कहां से आए हैं अपना सारा डिटेल दे देंगे और उनको सिटीजनशिप मिल जाएगी। सत्यव्रत त्रिपाठी है, एडवोकेट हूँ। अच्छा, आप भी एडवोकेट? हाँ जी। अच्छा, तो आप बताइए ये सीए एनआरसी जो है, क्योंकि एनआरसी तो खैर अभी आने में समय है, एनआरसी तो अभी नहीं आया, लेकिन सीए नागरिकता देने का कानून, इस पर विपक्ष का स्टैंड आप कैसे देख रहे हैं? उधर केरल के मुख्यमंत्री अपोज कर रहे हैं, ममता बनर्जी, केजरीवाल, वो तो कह रहे हैं लोग तो बेचारे बेरोजगार हैं, लोगों के पास तो खाने पीने को नहीं है, ये नागरिकता क्यों दी जा रही है? विपक्ष को इस चीज़ से मतलब नहीं है कि ये राष्ट्र हित की बात है। विपक्ष को सिर्फ इसलिए मतलब है कि उनको मोदी का विरोध करना है। और दूसरी चीज़ है, हिंदुत्व और हिंदुओं के पक्ष में कोई भी निर्णय होते हैं तो विपक्ष को बहुत तकलीफ होती है। अब रोहिंग्याओं के विरोध में ये लोग ना बोलेंगे। तो मैं तो कहता हूँ कि ये सीए जो लागू हुआ है, सीए के पहले सरकार को एनआरसी लागू करना था, ताकि जो आज देश में 10 करोड़ घुसपैठिए जो हमारे देश के जो वाकई निवासी हैं, उनका जो रोजगार खा रहे हैं वो, और हमारे देश में आतंकवाद फैला रहे हैं, तो उनसे कम मुक्ति मिलती। तो मैं तो बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ प्रधानमंत्री जी ने और देश के गृह मंत्री अमित शाह की इस जोड़ी ने वो कदम उठाया है कि आज देश के दुनिया में वाहवाही हो रही है। और जो पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में जिन हिंदुओं की दुर्गत हो रही थी, जो जी नहीं सकते थे, केवल हिंदू नहीं, जितने भी अल्पसंख्यक वहाँ, ईसाई, सिख, जैन, पारसी, बौद्ध, सब, तो भारतीय संविधान में हिंदुओं में बौद्ध और जैन ये सब आते हैं, तो उनको हम हिंदू ही मानते हैं। तो वैसे तो यहाँ के मुसलमान भी सब हिंदू ही हैं, इनके पूर्वज भी हिंदू ही थे। तो मेरे हिसाब से अगर जो बाहर से प्रताड़ित हिंदू वर्ग यहाँ आया है, उसको नागरिकता जो आज से 50 साल पहले दे देनी चाहिए, 1947 के बाद ही तत्काल दे देनी चाहिए थी। तो कांग्रेस की तुष्टिकरण की खुश करने की नीति के कारण आज बेचारे हिंदू जो हैं, मैंने कितना नारकी जीवन जी रहे थे, तंबुओं में रहते, झोपड़ियों बनाकर रह रहे थे, भारत के उनको कोई कानूनी अधिकार नहीं मिल रहे थे, यहाँ के शासकीय सुविधाओं नहीं मिल रही थी, उनके बच्चे पढ़ नहीं पा रहे थे। आज कम से कम उनमें एक जीने की आशा बढ़ी है, और देश का जितना भी हिंदू वर्ग है आज उनके निर्णय से, प्रधानमंत्री के निर्णय से बहुत खुश है। और हमसे ज़्यादा खुश तो बेचारे वो लोग हैं जिनको एक नया जीवन मिला है, जो नारकी देख रहे हैं सब जगह। ये सब कुछ आएगा, वो इंडिकेट कर रहे थे कि इस देश का मुसलमान सुरक्षित नहीं है। कौन सा मुसलमान डरा हुआ है इस देश में? वो जो सड़कों पर नमाज पढ़ता है क्या? नहीं, इस देश का वही मुसलमान सुरक्षित नहीं है जो घुसपैठिया है। इस देश का वही मुसलमान सुरक्षित नहीं है जो सनातनी बेटियों का बलात्कार करता है। इस देश का वही मुसलमान सुरक्षित नहीं है जो हाथ में पत्थर लेकर के शोभा यात्रा पर पत्थर मारता है। इस देश का वही मुसलमान सुरक्षित नहीं है जिसके पैंट का जिप हमेशा सनातनी बेटियों को बेआबरू करने के लिए खुला रहता है। इस देश का वही मुसलमान सुरक्षित नहीं है जो अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है का नारा लगाता है। इस देश का वही मुसलमान सुरक्षित खुद को महसूस नहीं कर रहा है जो ये नारा लगाता है कि हिंदुस्तान तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ऐसे मुसलमानों को अब अनसेफ फील हो रहा है। मेरे जैसे मुसलमानों को अभी भी मैं घमंड करती हूँ कि मैं भारत की पुत्री हूँ, और सिर्फ आपके चैनल पर नहीं, मैंने अरब में भी जाकर के ये बात कही थी कि मुझे घमंड है कि मेरी पैदाइश भारत में हुई है। नहीं, नाजिया इलाही खान को घमंड है कि वो भारत की हैं, भारत में वो पैदा हुई हैं, एक प्राउड मुस्लिम है। लेकिन इस देश के मुसलमान, कुछ मौलाना ये कह रहे हैं कि हर बार हर वक्त कभी मस्जिद को टारगेट कर देती है सरकार, कभी मजार को टारगेट कर देती है, और कभी राजस्थान में किसी को, कभी उत्तर प्रदेश में किसी को मार दिया जाता है, मॉब लिंचिंग हो जाती है, और अब सीए लाकर मुस्लिमों को डरा रहे हैं। कौन है मौलाना फिर?
नाजिया इलाही खान को प्राउड है तो इन मौलानाओं को क्यों प्राउड नहीं है? नहीं, ये मौलाना तो कभी भारत को पसंद ही नहीं करते। संविधान को तो ये सिर्फ इसलिए ढो रहे हैं, भारत के संविधान को, ताकि बलात्कारियों को और मर्डरर, मुसलमान मर्डरर को ये संविधान के द्वारा बेल करा सके सर्वोच्च न्यायपालिका से। ये तो संविधान नहीं पसंद करते, बिल्कुल नहीं। ये तो आज तक शरिया लॉ के लिए मरे जा रहे हैं। ये आज तक यही बात बोलते हैं सारे चैनल पर बैठ करके कि एज ऑफ प्यूबर्टी इज एज ऑफ मैरिज, ये यही बात करते हैं। अब आपने मस्जिद की बात कही है, कौन सी मस्जिद तोड़ी गई है भैया? कौन सी मस्जिद तोड़ी गई है? आर्मी के बाद बात करते हैं ना, कहते हैं कि बाबरी भी छीन ली, ज्ञानवापी भी छीनने पे चले हो, मथुरा वाला भी मामला है और देश के कहीं और मुद्दे आप उठाना शुरू कर दे रहे हैं। नहीं, मैं तो कह रही हूँ कि आर्मी के बाद सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी तो वक्फ बोर्ड के पास है। और क्या पाकिस्तान में ऑल पाकिस्तान हिंदू कोई बोर्ड है क्या? जैसे हमारे यहाँ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, वैसे क्या ऑल पाकिस्तान हिंदू पर्सनल लॉ बोर्ड है क्या? यहाँ जैसे हलाल सर्टिफिकेशन है पाकिस्तान और अफगानिस्तान और सीरिया में और बहरीन में और ईरान में कोई झटका सर्टिफिकेशन है क्या? यहाँ जैसे मॉडर्न जजिया लेता है, यहाँ जैसे फितरा ज़कात लेता है, भीख लेता है मुसलमान, वहाँ क्या ऐसा कुछ है? यहाँ जैसे हज का कोटा मिलता है, वहाँ जैसे वहाँ पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में, बांग्लादेश में हिंदुओं के लिए क्या कोई कोटा है तीर्थ यात्रा के लिए? ये तो बोलना पड़ेगा। पाकिस्तान में हिंदू स्टूडेंट पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर होली मना रहे थे, उनके ऊपर अटैक किया गया। अब आप बताइए कि ये कहाँ का न्याय है? इसके बारे में क्या बात करेंगे? और अगर वाकई में बाबरी मस्जिद उनकी थी तो 2 डेकेड जब लड़ाई हो रही थी सर्वोच्च न्यायपालिका में, तो क्यों हार गया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड? क्यों नहीं दिखा पाया तथ्य और सबूत? दिखाना चाहिए था। कानून तो सबके लिए बराबर है, कानून तो किसी के लिए पीछे नहीं है। और आज भी मैं कह रही हूँ अवैसी को कि अगर बाबरी मस्जिद का कोई वैलिड प्रूफ है तो मैं अवैसी के साथ सर्वोच्च न्यायपालिका जाने को तैयार हूँ, एफिडेविट करके वो केस खुलवाने को तैयार हूँ, इंटरनेशनल कोर्ट तक जाने को तैयार हूँ, यूएन जाने तक तैयार हूँ मैं, लेकिन है ही नहीं प्रूफ। ठीक है नाजिया जी, सीएए पे बात करें। पश्चिम बंगाल को लेकर काफी चर्चा हो रही थी और ममता बनर्जी 2019 से ही कहते आई कि हम लागू नहीं होने देंगे। आज भी वही कह रही हैं कि सीएए के अगर पीछे एनआरसी लाया जा रहा है तब हम किसी भी हालत में लागू नहीं होने देंगे, हम चुप नहीं रहेंगे। भड़का रही हैं अभी से वो बंगाल के मुस्लिमों को। कल अगर आपने उनका भाषण सुना होगा, वो लाइव कर रही थी प्रेस कॉन्फ्रेंस। उन्होंने अपनी लाइव में एकदम छुट्टा झूठ बोला है, छुट्टा। उन्होंने कहा है कि सीए लागू করে দিয়েছে, এখন পর্যন্ত আমার পাশে তো নোটিফিকেशन আসলো না। इसका मतलब होता है कि सीए तो लागू इम्प्लीमेंटेशन हो गया है लेकिन उनके पास नोटिफिकेशन नहीं आया है। आप सोचिए कि सीए के न्यूज आने के 15 मिनट या 11 मिनट के बाद मेरे पास नोटिफिकेशन 41 पेजेस का आ चुका था, मेरे पास आ चुका था। मैं क्या हूँ, एक नॉर्मल महिला हूँ और छीन ली जाएगी, उनको क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये सीएए सिटीजन एडमेंटमेंट एक्ट 1955 में जो संशोधन हुआ है, ये सीधा ये कांग्रेस को ना उसका नोटिफिकेशन मालूम था। नोटिफिकेशन गजट आने से पहले ही वो कह दिए थे कि एक भय का माहौल है, ये नागरिकता मुसलमानों की या अल्पसंख्यकों की इसमें छिन जाएगी। ये सीएए है, इसमें नागरिकता देने का कानून है, कहीं नागरिकता लेने का कानून नहीं है। ये एनआरसी नहीं है, ये सीएए है। सीएए को बहुत से आज विपक्ष इसी बात को लेकर लगातार घेरने का प्रयास कर रहा है, लेकिन वो घेर नहीं पा रहा है। वो अपनी बातों से मुकर रहा है कि अभी ये बिल क्यों आया, चुनाव के पहले आया। चुनाव देखिए, प्रताड़ना मोदी जी 2014 में आए, 2016 में इसका प्रोसीडिंग चालू हुई, राष्ट्रपति से मंजूरी मिली, राज्यसभा में पास हुआ, अब जाके ये नोटिफिकेशन गजट जारी हो गया। लेकिन विपक्ष को बड़ा एक रोना सा है कि हम इसका श्रेय क्यों नहीं ले पा रहे हैं। मोदी जी कभी श्रेय की राजनीति नहीं की है। इस देश को प्रथम रखा, राष्ट्रवाद को प्रथम रखा, जिसका कोई परिवार ना हो, लोगों के, गरीबों के, असहाय के वो सहायक बने हैं। ऐसा नेता, जन जन का नेता, शायद दुनिया में ऐसा कोई लोकप्रिय नेता आ पाए, आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जैसा। मैं समझता हूँ राष्ट्रवाद जिसके लिए पहले हो, ऐसा व्यक्ति सदियों में पहली बार ऐसा नेता आता है। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार दोस्तों।